आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञानमय, स्वात्म का धरि ध्यान। बने बनेगे बन रहे, वीतराग भगवान। वीतराग विज्ञान ही, तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का, घर घर होए प्रसार। अभी तक हमने वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 1 में पहला पाठ देव स्तुति, जिसे पंडित दौलत राम जी ने लिखा है, और दूसरा पाठ आत्मा और परमात्मा, जो आचार्य योगेंद्र देव के दो ग्रंथ परमात्म प्रकाश और योग सार के आधार से लिखा गया है, उस पर हमने चर्चा की। और साथ ही प्रशिक्षण निर्देशिका में, जो कि हमारा एक टीचिंग का मेथड का पार्ट है, उसमें से हमने अभी तक जो शिक्षक के लिए हमेशा ध्यान रखने योग्य, कक्षा में ध्यान रखने योग्य 9 बातें हैं, वो समझी, रिवाइज की। आज हमें किस तरह के अध्यापकों की आवश्यकता है, उन 3 बिंदुओं पर चर्चा की। अध्यापक में कौन से गुण होने चाहिए, वो 3 गुण समझे। और शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है, तो वो 3 केंद्र बिंदु क्या हैं, ये भी हमने रिवाइज किया, क्योंकि पिछले साल आप ये सब अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। इसके बाद फिर हमने 16 सोपानों पर चर्चा की। पिछले वर्ष एक सोपान कम उपयोग में आता था, आधार परिचय। तो हमने इस बार आधार परिचय भी किस तरह जोड़ना है हमें उद्देश्य कथन के बाद, ये सीखा। और पढ़ाने में उपयोग में आने वाले सोपान कौन से हैं, और अन्य पारिभाषिक सोपानों के पारिभाषिक क्या लक्षण है, ये सब समझा। और साथ ही इनमें अंतर क्या है, उद्देश्य और उद्देश्य कथन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, संवाद, संवाद शैली, अ, विचार विश्लेषण, सामान्यार्थ विवेचन, समापन मूल्यांकन, पूर्व पाठ मूल्यांकन, बोधगम्य प्रश्नोत्तर, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। ठीक है ना। इस तरह के जो मिलते जुलते थोड़े बहुत नाम हैं, लेकिन उनमें गहरा अंतर है, उसको हमने हमने काफी समझने की कोशिश की। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और आज हम 7 तत्व वाले पाठ का अभ्यास करेंगे। इसमें से मुख्य बिंदु भी निकालेंगे, अन्वितियां भी बनाएंगे, और मुख्य बिंदुओं पर चर्चा भी करेंगे। कल जो हमने आत्मा और परमात्मा पाठ पढ़ा था, उसमें 3 भेद वाली 2 चीजें आई हैं। एक तो आत्मा अवस्था की अपेक्षा 3 प्रकार का है, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। इसको हमने मनुष्य की 3 अवस्थाओं से समझा। जैसे मनुष्य की बाल अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था होती है। जैसे कि पानी की 3 अवस्थाएं होती हैं, तरल, आ, ठोस, और गैस, मतलब वाष्प। ठीक है ना। ऐसे अब ये भी 3 है, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जघन्य अंतरात्मा। तो ये तीनों ही अंतरात्मा है। वहां तीनों आत्मा थे, लेकिन तीनों आत्मा की अवस्थाएं अलग अलग थी। ठीक है, आत्मा तो एक, लेकिन अवस्थाएं 3। यहाँ पर तीनों अंतरात्मा है, और इनकी अवस्थाएं भी 3। लेकिन इसमें किस तरह की हैं,
जो स्वरूप है वो तो एक सा है, लेकिन कुछ विशेषताएं हैं। जैसे हम अंग्रेजी में जैसे हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं डिग्रीज, डिग्री पढ़ते हैं ना, गुड, बेटर, बेस्ट, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, एंड ऐसे होते हैं ना, तीन तरह की। तो ऐसे ही इनमें समझ लें कि जघन्य अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा, उत्तम अंतरात्मा। ऐसे हम जिस तरह जैसे एक तैराक है, वो तैराक जैसे ही तालाब में तैरने के लिए छलांग लगाता है तो उसने तैरना प्रारंभ कर दिया, पहला स्टेप हो गया। अब वो तैरता हुआ मध्य में पहुंच गया और फिर पार हो गया, अंत में अंत तक पहुंच गया, किनारे तक। तो ऐसे अपन तीन अवस्थाएं यहाँ भी अपन एक इमेज कर सकते हैं। ऐसी कोई भी दौड़ने की प्रक्रिया हो, प्रतियोगिता हो या और भी कोई हो, मतलब एक ही तरह की प्रतियोगिता, एक ही प्रतियोगिता में एक ही व्यक्ति किस तरह से तीन अवस्थाओं को प्राप्त होता है, ऐसे उदाहरण हम खोज सकते हैं। ठीक है। इसमें मुनराज के तीन उदाहरण दिए हैं, मतलब तीन अवस्थाओं को बताया गया है। मुनराज नहीं, श्रावक भी हैं। जखन अंतरात्मा अविरत सम्यक दृष्टि है, तो यहाँ से सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग तो प्रारंभ ही हो गया। ठीक है ना। फिर मध्यम अंतरात्मा में श्रावक भी है और छठवें गुण स्थानवर्ती मुनि है। तो उसके बाद फिर उत्तम अंतरात्मा है। तो छेड़हला में जिस तरह बताया है, तो सातवें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान। लेकिन यहाँ बताया है कि 11वें गुण स्थान तक, 5वें से 11वें तक सब मध्यम है, और 12वें वाले ही उत्तम अंतरात्मा। ठीक है। तो किस तरह से वो वीतरागता को बढ़ाते जाते हैं, स्वरूप की स्थिरता को बढ़ाते जाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं और उत्तम अंतरात्मा बन जाते हैं। और वह उत्तम अंतरात्मा किस तरह परमात्मा बनता है वो आगे बताया है। ठीक है, क्योंकि अंतरात्मा बनने से क्या लाभ है तो ये बताया वहां पर। और अब अंतरात्मा बनने से ये तो लाभ है ही, निष्कर्ष में जो आया कि यही अंतरात्मा आगे चल के पुरुषार्थ द्वारा परमात्मा पद प्राप्त कर लेता है। लेकिन अब वो अंतरात्मा किस तरह से परमात्मा बनता है, ये परमात्मा बनने की विधि भी बताई है यहाँ। कि गृहस्थ अवस्था त्याग कर अंतरात्मा, गृहस्थ अवस्था त्याग कर शुद्धोपयोग रूप मुनि अवस्था धारण कर निस्वभाव साधन द्वारा परमात्म पद प्राप्त करता है, अर्थात परमात्मा बन जाता है। तो परमात्मा किस तरह बनता है, अंतरात्मा परमात्मा कैसे बनता है, एक प्रश्न ये हो गया। ठीक है ना। और फिर उसके बाद परमात्मा कैसे होते हैं, परमात्मा का स्वरूप बताओ। तो जिनके अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर प्रकट हो जाते हैं, ये परमात्मा है। ठीक है। परमात्मा के दो भेद हैं, दो प्रकार हैं। सकल परमात्मा, निकल परमात्मा। तो सकल परमात्मा कौन, निकल परमात्मा कौन, ये इसने बताया है। तो ये प्रश्न बन गया, परमात्मा के कितने प्रकार हैं, है ना। वो सब अवस्था की अपेक्षा ही है ये, एक बार कह दिया तो सब जगह समझ। पर्याय की अपेक्षा ही है। द्रव्य दृष्टि से सब एक शुद्धात्म तत्व है। ठीक है। तो फिर आखिरी में आया है पहले सकल परमात्मा किसे कहते हैं, निकल परमात्मा किसे कहते हैं, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बनते जाएंगे। ऊपर भी उत्तम अंतरात्मा किसे कौन है, मध्यम अंतरात्मा कौन है, जघन अंतरात्मा कौन है। इस तरह हम प्रश्न बना सकते हैं छोटे छोटे। कल आपको ऐसा प्रश्न हो रहा था कि कैसे प्रश्न बनाएंगे, कैसे प्रश्न बनते जाएंगे, छोटे छोटे जितने बिंदु उतने प्रश्न। और आखिरी में फिर हे उपाधि, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा में हे उपाधि बताइए, है ना। ऐसा प्रश्न बन जाएगा, हे उपाधि, क्योंकि इसमें पूछा ना, हे उपाधि, कथनचित उपाधि सर्वथा उपाधि, तो हे उपाधि, अवस्था की अपेक्षा तीनों आत्माओं के में हे उपाधि बताइए। ऐसा भी प्रश्न बना सकते हैं, या सीधा सीधा लिख सकते हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा में
ये उपादेय बताइए। ठीक है, तो वो आखिरी सेकंड लास्ट पैरा में दिया है। ठीक, यहाँ अब ऊपर आए जरा, बहिरात्मा की परिभाषा है। ऊपर आइए वापिस, बहिरात्मा किसे कहते हैं, तो इसमें तीन बिंदु है। तो वस्तुनिष्ठ पद्धति में, वस्तुनिष्ठ पद्धति में जो हम जब हम इतने बड़ी परिभाषाओं को तैयार करते हैं, तो कैसे करते हैं, छोटे छोटे करके, है ना। आखिरी में पूरी परिभाषा करानी है, लेकिन अभी हम छोटे छोटे रूप में करेंगे और एक एक पर चारों सोपान लगाएंगे। कैसे, इसमें पहले पॉइंट बना लें। जैसे आपने देखा होगा ना अपने बालबोध में भी, अरहंत परमेश जी की बड़ी परिभाषा को किस तरह भागों में बांट के और सिखाया था, और उसके बाद में पूरी परिभाषा इकट्ठी कर दी थी। ऐसे यहाँ भी करेंगे। शरीर को आत्मा मानने वाला जीव ही बहिरात्मा है। तो शरीर को आत्मा मानने वाले को बहिरात्मा कहते हैं। थोड़ा अपन परिभाषा को, ये शब्दों को बदल सकते हैं। बहिरात्मा किसे कहते हैं, है ना, ये है ना। तो पहले अपन पूरी परिभाषा लिखेंगे एक कॉलम में, फिर हम टुकड़ों में लिखेंगे। ठीक है ना। और इसमें पहले नंबर पर पहला टुकड़ा होगा, पहला भाग होगा, शरीर को आत्मा मानने वाले को बहिरात्मा कहते हैं। शरीर को आत्मा मानने वाले को बहिरात्मा कहते हैं या नहीं, शरीर को आत्मा मानने वाले को बहिरात्मा कहते हैं कि अंतरात्मा, या अंतरात्मा। शरीर और आत्मा को, शरीर को आत्मा मानने वाले को क्या कहते हैं, बहिरात्मा किसे कहते हैं, बना सकते हैं कि नहीं। ऐसी तीनों परिभाषा कराने के बाद आखिरी में हम पूरी परिभाषा, बच्चों को तैयार हो गई। तो पूरी परिभाषा बोल देंगे जोड़ के कि शरीर को आत्मा तथा अन्य पदार्थों और रागादि में अपनापन मानने वाला, तथा शरीर को शरीर और आत्मा को एक मानने वाले जीव को ही बहिरात्मा कहते हैं। ऐसी एक परिभाषा बन जाए। तो इस तरह हम टुकड़ों में बांट सकते हैं। ऐसी अंतरात्मा की परिभाषा है, उसमें तो सीधी सीधी है। देखते हैं। जो व्यक्ति भेद विज्ञान के बल से आत्मा को शरीरादिक से भिन्न ज्ञान और आनंद स्वभाव भी जानता है, मानता और अनुभव करता है, उस आत्मा को, उस ज्ञानी आत्मा को ही अंतरात्मा कहते हैं। वो तो एक ही परिभाषा है, उसमें कोई विभाग नहीं बन रहे हैं। अ, किसके बल से अंतरात्मा बनते हैं, भेद विज्ञान के बल से। अ, भेद, जो व्यक्ति भेद विज्ञान के बल से आत्मा को किससे भिन्न मानकर अंतरात्मा बनता है, तो अपन लिख सकते देहादिक से भिन्न। अ, जो व्यक्ति भेद विज्ञान के बल से आत्मा को देहादिक से भिन्न कैसा मानकर, मानता जानता और अनुभव करता है, ज्ञान और आनंद स्वभाव जानता है, मानता और अनुभव करता है, वह ज्ञानी आत्मा ही अंतरात्मा। ऐसे छोटे छोटे भी अपन बिंदु बना सकते। ठीक है ना। बाकी तो विशेषताएं हैं कि आत्मा में ही अपनापन, अर्थात आत्मपन या अपनापन मानने के कारण तथा आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी में भी अपनापन की मान्यता छोड़ देने के कारण ही वह अंतरात्मा कहलाता है। अंतरात्मा, अ, अंतरात्मा किसे कहते हैं, तो ऊपर हो गया। अंतरात्मा को अंतरात्मा क्यों कहते हैं, अंतरात्मा को अंतरात्मा क्यों कहते हैं, या फिर जैसे कि अभी कविता जी ने बोला, शब्द से अपन व्याख्या कर सकते हैं, तो वो शब्द की व्याख्या के रूप में लिख सकते हैं इसको हम कि अंतरात्मा से क्या तात्पर्य। अपन ने अंतरात्मा की परिभाषा अलग की है, ऊपर है वो, लेकिन अंतरात्मा से क्या तात्पर्य, मतलब क्या अर्थ है, अंतरात्मा का क्या अर्थ। तो ये वाला पॉइंट उसमें आ जाएगा कि आत्मा में ही अपनापन, आत्मपन या अपनापन मानने के कारण उसे
और अन्य पदार्थों में अपनापन नहीं मानने के कारण उसे अंतरात्मा कहते हैं। ठीक है, आ रहा है ख्याल में कि नहीं आ रहा है पॉइंट? इस तरह हम छोटे छोटे बिंदु जो आए थे इसमें, उन उनको निकाल भी सकते हैं और उनसे क्वेश्चन भी बना सकते हैं। बहिरात्मा तक का तो पहले ही बता दिया था आपको। ठीक है, ऐसे आप ये कर सकते हैं। उदाहरण भी ऐसे सोचिए, और लेकिन हल्के उदाहरण नहीं, मतलब ऐसे उदाहरण नहीं होना चाहिए कि जो थोड़े हल्के, मतलब जिससे किस व्यक्ति का हम उदाहरण, किस व्यक्ति के साथ हम तुलना कर रहे हैं या किसको हम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, वो हमें समझ के ही उदाहरण देना चाहिए, उस स्टैंडर्ड का उदाहरण। भले ही उदाहरण ना हो, लेकिन उदाहरण हो तो स्तरीय हो। ख्याल में आया कि नहीं? जैसे कोई लोग कहने लग जाते हैं पंच परमेष्टि में आचार्य को प्राचार्य, स्कूल में प्राचार्य की तरह समझो, और उपाध्याय को टीचर की तरह समझो, और मुल्लाज को छात्रों की तरह समझो। मुझे ये नहीं जमते उदाहरण, है ना? क्योंकि छात्र की तरह मुनराज इस तरह नहीं है। भले पद नहीं है उनका टीचर का, सामान्य रूप से सभी टीचर हैं, सभी मुनिराज हैं, आचार्य उपाध्याय साधु सभी मुनिराज ही हैं। तो अब क्या आज प्राचार्य आचार्य और छात्र विद्यार्थी सब यहाँ पर किस किस दृष्टि से एक हैं? मतलब कहने का मतलब, जैसे हमने ऐसे उदाहरण दिया तो उसमें थोड़ा लॉजिक तो लगना चाहिए ना। तो ऐसे ही उदाहरण खोजें हम कहीं भी जो सटीक हो, स्तरीय हो, जिनके साथ हम तुलना कर रहे हैं किसी की। अब प्राचार्य तो राउंड लगाता रहता है, कितना अनुशासन करता है, नियमावली बनाता है, टेंशन में रहता है। हमारे आचार्य इस तरह का एक गुण भी नहीं होता। मतलब आचार्य न कभी राउंड लगाते हैं, न किसी शिष्य की तरफ जाते हैं, न किसी को बुलाते हैं, न किसी से कुछ कहते हैं। वो खुद आता है, मतलब मुनिराज खुद आते हैं कि हमसे ये भूल हो गई है, कृपया हमें कोई प्रायश्चित देके शुद्ध करिए। तो वो उसको उनको योग्य प्रायश्चित देके शुद्ध कर। यहाँ जो अनुशासन है मुनि संघ का, वो बड़ा ही अ, व्यवस्थित अनुशासन है, स्वानुशासन, आत्मानुशासन है। मतलब ऐसा अनुशासन है कि जिसको कोई किसी का दबाव नहीं है, यहाँ कोई डर नहीं है, मतलब एक भक्ति है, और अपने अपने कल्याण की भावना है ना? ऐसा उत्तम अनुशासन चलता है वो। तो हम ऐसे हल्के उदाहरण बिल्कुल नहीं दें जो कि हमें हम हमारे अंदर कुछ गलत इमेज बनाता हो उन पदों के प्रति। ऐसे ही इनमें भी कोई ऐसे उदाहरण नहीं सोचना है, अच्छे उदाहरण सोचिए जो उस पर उसकी उसकी क्वालिटी के हों, स्तर के हों, तो ऐसे खोजें। ठीक है, सकल परमात्मा हो गए, निकल परमात्मा हो गए। ठीक है, दो हो गए ये परमात्मा के दो भेद, शरीर सह तो शरीर रहे, है ना? इसमें यही यही समझा दिया अपन ने। इस तरह से हम समझ सकते हैं। और और बताइए, किसी को कोई इसमें अभी कल की अपेक्षा कोई डाउट रहा हो? किसी किसी ने पूछा था तो मैंने जो आपको बताया है, इन दृष्टियों से चर्चा हो रही थी कि और प्रश्न कैसे निकाले जाएं, या और क्या उदाहरण दिया जाए, कैसे और इन बातों को हम अच्छे से स्पष्ट करें। तो वो कोशिश की है। और पूछिए आप, बाकी तो मैं पढ़ा ही चुका हूँ ये। हाँ, कविता जी कुछ और कहना चाह रही है? सर ये इसमें है ना भेद बहुत सारे बनेंगे, तो उनको भी हमको हाँ, उसमें बोधगम्य में लेना है क्या? कि है ना बोधगम्य में नहीं, अंतरात्मा और बोधगम्य उसमें में नहीं, चार्ट, वो चार्ट सहायक बना है। सामग्री। हाँ, सहायक अच्छा। सामग्री जो होती है ना, हाँ उसमें हाँ। चार्ट बनता है ना। तो हम अच्छा। आत्मा लिखेंगे, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा लिखेंगे। अंतरात्मा के नीचे एरो लगा के, लाइन लगा के नहीं, तीन लिखेंगे। फिर मैं वो नहीं परमात्मा के कह रही, नीचे लगा वो के दो चार्ट तो लिखेंगे। बनेगा। हाँ, वो चार्ट तो बनेगा, मैं कह रही हूँ उनके अंदर डिफरेंस निकालने का। आत्मा हाँ, अंतरात्मा परमात्मा में डिफरेंस है, या बहिरात्मा अंतरात्मा में है, सकल निकल में है,
ये ऐसे डिफरेंसेस आएंगे तो इनको किस में लिखना चाहिए? इसमें ये प्रश्नोत्तर में वस्तुनिष्ठ ही में तो आते हैं। आएंगे नहीं। बोधगया में वस्तुनिष्ठ में तो प्रश्नोत्तर में ही आएंगे नहीं। आते हैं ना। हाँ, बोधगम्य में आएंगे ना, तो हमको ये मेंशन करना पड़ेगा ना ये सब। हाँ, बिल्कुल। तो इस तरह से और पूछिए, पाठ योजना पहले आप जो दूसरी दी है ना उसमें गद्य पाठ की, गद्य पाठ है ये वाला, संवाद है। तो संवाद, गद्य पाठ और संवाद पाठ में पाठ योजना में कोई विशेष अंतर नहीं होगा, है ना। तो आप जो इसमें पाठ योजनाएं दी हैं अपने तृतीय अध्याय में, इसमें निर्देशिका के अंदर, उसको आप अच्छे से पढ़िए। पिछले साल तो आपने किए ही है, दो दो पाठ योजनाएं बना के जमा की थी। साथ ही आपने एग्जाम भी दिया था, तो उसमें भी एक पाठ योजना बनाई थी। तो आपको अभ्यास तो है, लेकिन अब ताजा अभ्यास चाहिए ना। तो आप इसमें से तृतीय अध्याय है, 133 पेज से मेरी नई बुक में, तो वहां से आप देखिए। पहले देव स्तुति की पाठ योजना है, उसके बाद फिर दूसरी पाठ योजना देव शास्त्र गुरु की है। तो देव शास्त्र गुरु में जैसी पाठ योजना दी है ना, इस तरह से अपन पैटर्न बना सकते हैं। ये संवाद पाठ है ये भी। तो किस तरह से स्थान, कक्षा, प्रकरण, उद्देश्य में, और सामान्य उद्देश्य, विशेष उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य और विशेष उद्देश्य में भी अंतर पूछा जा सकता है। सामान्य उद्देश्य सभी पाठों से संबंधित रहता है, विशेष उद्देश्य पाठ विशेष से संबंधित रहता है। ठीक है। हम्म, और सामान्य उद्देश्य, इसमें विशेष उद्देश्य की डेफिनेशन थोड़े और निकलेंगे, एक आध दो और क्षमाएं, शुरुआत में ही है वो तो। पारिभाषिक उसमें होगा, जो दूसरे और पाठ पढ़ाने में उपयोग नहीं आने वाले, इसके अलावा। सामान्य पारिभाषिक शब्दों का विश्लेषण, इसमें है सामान्य उद्देश्य, विशेष उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य सब पाठों में समान रूप से हो पाए जाते हैं। विशेष उद्देश्य पाठ विषय से संबंधित होते हैं। ये तात्कालिक पाठ्य वस्तु के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। तात्कालिक मतलब उस समय जो पढ़ा रहे हैं उस पर निर्धारित किए जाते हैं। और सामान्य उद्देश्य तात्कालिक नहीं, बल्कि उस तरह के सार्वकालिक, मतलब सभी तरह के पाठों में ये सामान्य उद्देश्य हो सकता है। ठीक है। और आवश्यक सामग्री, सहायक सामग्री, सहायक सामग्री में चार्ट बना देंगे आप। तो इसको आदर्श पाठ योजना पाठ मतलब दूसरी, और फिर तीसरी में मैं कौन हूं भी बनी है। ऐसे इनको भी आप पढ़ें, और इनसे भी आप प्रेरणा लें कि किस तरह से आप पॉइंट्स बना सकते हैं, है ना, पाठ योजना बना सकते हैं। और कुछ लगे तो आप कल पूछ सकते हैं, अभी भी पूछना हो तो पूछ ले प्रश्न। हम्म। तो इसका मतलब ये हुआ पाठ योजना में मैं आपकी क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं? ओके, तो पाठ योजना में मैं क्या क्या इंक्लूड कर रही हूँ वो सबसे पहले उद्देश्य, सामान्य और विशेष, उसके बाद सहायक सामग्री, और उसके बाद उद्देश्य, कथन और प्रस्तुतिकरण के सोपान। ये मैं बना रही हूँ, राइट? ये चार, इसके अलावा मैंने कुछ मिस किया क्या? पूर्व ज्ञान भी लिख लूं इसमें? आप एक पाठ योजना को आधार बनाइए, और उसके अनुसार आगे बढ़ते जाइए। मतलब उस सांचे में आप आत्मा परमात्मा पाठ को ढाल दीजिए। कौन वो से आप चैप्टर में कहा आपने?
देवसास गुरु की पाठ योजना दी है यहाँ ओके ओके, पेज ठीक है। ना 148 148 पर हाँ, ठीक है ठीक है। आई वाली। तो उसमें क्या होगा, आप कहीं नहीं भूलेंगे, पूर्व ज्ञान भी दिया है। देखो पहले तो वो 3 पॉइंट दिए हैं, स्थान कक्षा प्रकरण। फिर दिया है उद्देश्य, उद्देश्य में सामान्य उद्देश्य विशेष उद्देश्य। फिर पूर्व ज्ञान, फिर सहायक सामग्री, पूर्व पाठ मूल्यांकन, पारिभाषिक प्रश्न, भावासन परक प्रश्न, जीवनोपयोगी प्रश्न, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, वो सभी सोपान जो आते हैं। फिर हाँ, प्रथम ठीक है दिन, वो आप फॉर्मेट जो दिया है ना, इससे हाँ, आप चलेंगे तो आपका कोई सोपान मिस नहीं होगा। ठीक है। और भाषा भी, आपको भाषा लिखने में भी इसमें मदद मिलेगी। ठीक है। तो जो हम ये आपको पाठ योजना बना के भेज रहे हैं, उसमें हम यहीं पे रुक जाएंगे या पूरा प्रथम निवृत्ति में सारा जो बोलेंगे वो भी बताते जाए? वो सब कुछ नहीं करना ना? प्रथम अनुवृत्ति में जितने हैं वो हैं ही। यहाँ से प्रथम दिन शुरू हुआ प्रस्तुतिकरण के बाद। प्रथम दिन में आपने सबसे पहले आधार परिचय लिखा है ना। और उसके बाद आधार परिचय के अंदर अध्यापक कथन है, ध्यान रखना। पिछले साल कुछ लोगों को ऐसा लगा अध्यापक कथन कुछ अलग चीज है। वो अध्यापक कथन कई बार आता है। जैसे यहाँ आया आधार परिचय में अध्यापक कथन करके, फिर आधार परिचय उसके अंदर लिखा है। जब तो विचार जो हम विश्लेषण तो वहां भी, सॉरी, हाँ, तो जब जहां गृह जहां पे कार्य देते हैं तब भी। हो रही है हम अध्यापक कथन डाल सकते हैं? हाँ, तो वो अध्यापक कथन बार बार कथन होता है। अध्यापक जो हमें बोल के समझाता है वो अध्यापक कथन है। तो ऐसा, इसको इसलिए जो ऐसा नहीं समझना अध्यापक कथन यहाँ अलग से कोई चीज है। ये उसी के अंदर है वो, जो ये चल रहा है ना, आधार परिचय। आधार परिचय के अंदर अध्यापक कथन डाल के फिर परिचय दिया है आचार्य का। फिर अनुमिति शुरू हो गई। प्रथम अनुमिति उसके बाद शुरू होगी, आधार परिचय के बाद। और अनुमिति जब शुरू होगी तो उसमें हम आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन यहाँ से लेंगे, क्योंकि उद्देश्य कथन तो ऊपर ही आ चुका है। तो मेरा बोल प्रश्न ये, जैसे हमने विचार विश्लेषण की यहाँ पे तो इन्होंने लिख दिया, अनुवृत्ति में आए मुख्य बिंदु विद्यार्थियों से पूछे जाएंगे और उनकी व्याख्या भी कराई जाएगी। हम भी ऐसा लिख के छोड़ दें या हम एक्चुअली में बताएं कौन से बिंदु हम ले रहे हैं और कौन क्या व्याख्या कर रहे हैं, ये भी बताएं हम चैप्टर के हिसाब से, या हाँ, हम इतना छोड़ दें? यहाँ पर देखिए आदर्श वाचन अनुकरण वाचन के बाद विचार विश्लेषण लिखा है। विचार विश्लेषण में पहला बिंदु लिखा है मूल्यांकन, फिर लिखा है संवाद, फिर लिखा है स्पष्टीकरण। उसके बाद स्पष्टीकरण के अंदर अध्यापक कथन है, जहाँ की सारे मुख्य बिंदु जो निष्कर्ष निकला उस पॉइंट में, वो सब मुख्य बिंदु लिखे हैं, है ना। उसमें कुछ विशेष, और फिर उनको स्पष्ट करते हैं। ये हम्म, इसमें वो नहीं आया, क्या बोलते हैं, भावासन परक और जीवनोपयोगी, वो भी जोड़ना है। तो कोई एक ही पर अटकना नहीं, दूसरी एक बार और जो अगली है ना, उसको भी पाठ्य योजना को देखिए। और कुछ है जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको भी ध्यान रखिए। हाँ, उसी जी। सर वो जो ज्योत्सना जी बोल रही है कि विचार विश्लेषण में मूल्यांकन और संवाद में हम यही लाइन लिख देंगे, क्योंकि विद्यार्थी जो बोलेंगे मुख्य बिंदु वो लिखने का तो कोई अर्थ नहीं है ना। पाठ योजना में हाँ स्पष्टीकरण में हम लिखेंगे हमारा कथन। हाँ हाँ, बराबर। हाँ, उसमें तो लिखा है उसमें ये अनुमिति में लाइन लिख आए, दी तो चलेगा ना? हाँ, अनुमिति में आए मुख्य बिंदु विद्यार्थियों से पूछे जाएंगे तथा उनकी व्याख्या भी कराई जाएगी। हाँ, तो वो तो यही लिखेंगे ना हम। लिख देंगे, हाँ ठीक है। क्योंकि वो मुख्य बिंदु बार बार आ जाएंगे, फिर यहाँ भी आ हाँ हाँ, जाएंगे, वो बस। फिर संवाद में कुछ बिंदु तो निकलवाए जाएंगे, स्टूडेंट फिर से बोलना स्पष्टीकरण है में भी कि आए। हाँ, तो हमारे लिखने का कोई मतलब नहीं है उसमें। इस नहीं लिखना, वो स्पष्टीकरण में
किन बातों को हम कौन से अंतर स्पष्ट करेंगे कि क्या करेंगे वो सब। और इसमें मुख्य बिंदु इसमें आ गए सारे। देखो भाई, अभी हमने जो अंश पढ़ा है उसमें निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। तो ये आ गए निष्कर्ष में मुख्य बिंदु, है ना। ठीक है। और इसी का स्पष्टीकरण किया जाता है, विचार विश्लेषण किया जाता है। यहाँ पर विचार विश्लेषण हेडिंग बना के फिर ये 3 पॉइंट लिखे हैं अपने शुरुआत में जो दिया है, व्याख्या करके, और फिर 3 पॉइंट हैं और विचार विश्लेषण उसके आगे है। तो उसमें हम वो उदाहरण वगैरह भी देंगे, और भावासन परक और जीवनोपयोगी भी उसमें स्पष्ट करेंगे, है ना। फिर आएंगे बोधगम्य पर, फिर वस्तुनिष्ठ पर, फिर फिर वस्तुनिष्ठ के अंदर ही 2-3 चीजें होंगी, पारिभाषिक प्रश्न, भावासन परक प्रश्न, जीवनोपयोगी प्रश्न। फिर सारांश कथन, फिर द्वितीय अनुमिति शुरू हो गई। तो जितने चीजें वापस वही की वही आने वाली हैं, हम पूर्ववत लिख देंगे। जैसे कि यहाँ दिया है पूर्ववत, पूर्ववत मतलब जो पहले आ चुका है उसके अनुसार ही यहाँ समझ लेना, वापस नहीं लिखना पड़ेगा। और बस पूर्ववत सीधा, लिखने पर आएगा। हाँ, जो पूर्व बात जो निर्देश हम पहले लिख चुके हैं वही के हाँ, वही बार बार क्यों लिखना है, पूर्ववत। ठीक है ठीक है। ज्योत्सना जी खुश हो गई कि चलो उत्तर लिखना तो बचा। हाँ, तो फिर अपन को मुख्य देना है स्पष्टीकरण। तो स्पष्टीकरण करेंगे अपन। सर ये विचार विश्लेषण में स्पष्टीकरण में अध्यापक कथन में पारिभाषिक भावभाषण और जीवन उपयोगी विचार विश्लेषण को अलग अलग क्यों नहीं दिया है? मतलब हाँ, उन्होंने इसमें 4 कॉमन पॉइंट्स दे दिए हैं, तो हाँ हमें तो हाँ तीनों अलग अलग करना पड़ेगा ना। हाँ, तीनों अपेक्षा से स्पष्टीकरण करना पड़ेगा ना। तीनों अपेक्षा से करना पड़ता है इसमें, लेकिन अलग अलग नहीं देके वो एक ही साथ दे दिया है। तो एक बार हम डिस्कस कर लेंगे इस विषय में, क्योंकि आगे भी ऐसा नहीं दिया है। दूसरे अगले पार्ट में देखते हैं, वहां भी इस तरह नहीं दिया है, वो उसी के अंदर ही नहीं, में कॉमन ही भावासन और दिया है। जीवनोपयोगी उसी के अंदर ही आ गया, मुख्य तो बिंदु हम के भी अंदर। सब कॉमन ही लिखे कि तीनों को अलग सेपरेट से डिफाइन करे, मतलब टाइटल लिखे और फिर एक्सप्लेन करे। जैसा इसमें लिखा है अपन वैसे ही कर देंगे, फिर भी एक बार हम पूछ लेंगे, कल बता देंगे, या व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देंगे ग्रुप में, है ना। यदि कुछ अंतर हुआ तो डालेंगे, और नहीं तो आप जैसा है इसमें वैसे ही कर लें। ठीक। ठीक है। हाँ, कविता जी। सर ये है ना, मैंने तो यही समझा कि हम जब एक्सप्लेन करें, इसमें तो इन्होंने बुलेट पॉइंट मतलब मेन पॉइंट्स को लिखा है, पर मुझे आदत है एक्सप्लेनेशन लिखने की, क्योंकि वो मेरे हेल्प के लिए है, क्योंकि पाठ योजना मैं अपने लिए बना रही थी। तो मैंने एक्सप्लेन करते हुए पूरा लिख लिया, पर हमको एग्जाम एग्जाम में इसी तरह से लिखना है, पॉइंट्स बना के। हम्म और जब हम मैं और एक्सप्लेन उदाहरण कर भी रही थी, लिखना है। हाँ, तो मैंने उदाहरण उस भी एक्सप्लेनेशन में लिख दिए। संक्षेप में हर चीज इसमें का जो जो उदाहरण, उदाहरण है वो हाँ, लिखना। उदाहरण जीवनोपयोगी भावासन पर वो सब उसके साथ साथ पैरेलल ले लिए, टाइटल नहीं हाँ। डाला, ले लिए। ठीक है। मैं ऐसे नहीं लिखा मैंने कि ये भावासन पर है, ये जीवनोपयोगी, पर मैंने एग्जाम्पल जहां, क्योंकि हर पॉइंट पे सब तो नहीं लगेगा, हम किसी पॉइंट पे कुछ लगा सकते हैं, किसी पे कुछ, ऐसा ही तो करेंगे ना, सारे पॉइंट्स पर तो नहीं लगाएंगे ना एक साथ। हम्म तो वो मैंने ऐसा एक्सप्लेनेशन में डाल दिया, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हूँ कि जैसे अभी आप हमको इसमें जैसा दिया है सेम वैसे ही हम लिख सकते हैं, पूर्वत 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 करके, और हाँ। हमको बस उसमें एग्जाम्पल ऐड कर देना है, और भावासन परक और जीवनोपयोगी की कुछ चीजें डाल देनी है। हम्म और ठीक है। एग्जाम में तो जब वो फाइनल एग्जाम होता है तो उसमें तो आपको पता है कि फिर द्वितीय दिन की 2 अनुमिति नहीं बनाते, एक ही अनुमिति में पूरा कर देना होता है ना। तो जिससे कि लिखने में समय बच जाता है,
और एग्जाम आपका पूरा हो जाता है। अभी नहीं सर, लेकिन हमको बराबर जो फाइनल चारों अनुमति मतलब बनानी है। एक बार दोबारा। बाल बोर्ड अभी एग्जाम में ऐसा आपको आया है। अभी आपको 2 दिन में पाठ को डिवाइड करना है और हर दिन में 2-2 अनुमति बनानी है। वो फाइनल एग्जाम में भी ऐसा ही आया था सर। नहीं, उसमें दूसरे दिन में 2 अनुमति बनाने की जरूरत नहीं होती। उसको हम एक अनुमति में ही कन्वर्ट कर देते हैं। एक ही में ही समापन और मूल्यांकन, वो समापन और गृह कार्य तक पूरा कर। अभी आप उसको छोड़ दीजिए, नहीं तो ज्योत्सना जी अभी कंफ्यूज सी दिख रही हैं। वो सोच रही है पता नहीं कौन सी बात कर रहे हैं। तो क्या डिसाइड क्या है? व्हाट आर वी अभी के डूइंग? लिए तो आपको पाठ योजना में 2 दिन में 2-2 अनुमतियां बनानी हैं। क्लियर? जैसा यहाँ बना हुआ है उस पैटर्न पर आप अपनी पाठ योजना तैयार कर लीजिए। का मतलब 4 हो गई पूरे पाठ में। हाँ जी। लेकिन वो जो एग्जाम आप देते हैं ना लास्ट में, जिसमें आपको इतना टाइम नहीं मिलता, यहाँ तो 2 दिन मिल रहे हैं आपको। वहां आपको 2-3 घंटे मिलेंगे। 2 घंटे मिलेंगे तो आपको उस 2 घंटे में ही प्रश्नोत्तर भी करना है, पाठ योजना भी बनानी है, पाठ निर्देश भी देना लिखना है। तो फिर आप इतना लंबा लिखेंगे, इसके लिए वो सुविधा दी जाती है कि दूसरे दिन को आप एक ही अनुमति में खत्म कर। फाइनल एग्जाम। ठीक है ज्योत्सना जी, ख्याल में आया? एनी कंफ्यूजन? नो? थैंक यू। हाँ जी। तो इस तरह ये पाठ योजना के संबंध में चर्चा कर ली हमने। अब हम आते हैं अपने नए पाठ की ओर, जो आज करना है हमें, और उसका नाम है सात तत्व। कविता जी, पर अनुमिति में भी 2-2 अनुमिति बनानी क्या है क्या सर? क्या अभी तो 2-2 अनुमिति ही बनानी है? देखो कंफ्यूज करने वाले मेरे को क्या बता। नहीं सर, मैं ये कह रही हूँ कि हमको जब पढ़ाना होता है तब भी क्या 2 दिन मतलब हर दिन की 2 अनुमति लेनी है क्या? जी बिल्कुल। एक्चुअली अच्छा, हम्म। क्योंकि अगर छोटे पार्ट हैं तो दूसरे दिन तो हम एक ही में कंप्लीट कर सकते हैं। नहीं, आपको 2-2 में ही करना ठीक है, ठीक है, है ना? जैसे हमने आत्मा परमात्मा ठीक में है, 4 अनुमिति बनाई। पहली ठीक है। अनुमिति मैं हमने, एक्चुअली 3 बना रही थी उसमें। नहीं अच्छा किया आपने पूछ लिया, नहीं तो आपके हाँ। 2 मार्क्स तो काट देता। 3 काट, आप बोलो तो ज्यादा काट दे। सर इस बार मार्क्स की चिंता नहीं है। लेकिन मार्क्स की चिंता भले ही ना हो, हम मार्क्स के लिए नहीं करें पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको सही और अच्छे से अच्छा करना, हम्म। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए। मार्क्स तो अपने आप मिलेंगे। नहीं सर, लेकिन मार्क्स की भी चिंता होती है। ऐसा नहीं है कि मार्क्स के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। ठीक है। एग्जाम देते तो मार्क्स की चिंता तो बाय नहीं, डिफॉल्ट। अभी इसलिए नहीं है ना क्योंकि मेरे बीच में ब्रेक आ जाएगा, मैं चले जाऊंगी बाहर, तो उस तरह से मैं कर नहीं पा रही हूँ ना। तो आप अपनी बात बता के दूसरों को क्यों मिसगाइड कर रही नहीं नहीं, मार्क्स की हैं? चिंता उनकी वो तो मार्क्स सिर्फ की एग्जाम चिंता टाइम दूर हो पे है। जाएगी। देखो सर अभी खुशी तो जी ने हम लेकिन शायद फिर भी हिम्मत की और कहा कि नहीं नहीं मुझे तो है। लाइव है। चलिए सर, तत्व शुरू कर लेते हैं। पीएच के क्लास में भी ऐसी ही बात होती है कि मार्क्स की किसी को नहीं पड़ी, सिर्फ शिक्षा है। लेकिन एक्चुअली मैं ये मानती नहीं हूँ कि अंदर से किसी को मार्क्स की चिंता होती नहीं है। अंदर से जब हम एग्जाम देते हैं तो वही तो हमको प्रोत्साहन करता है कि उस टाइम पढ़ने के रहती लिए। है, उस अब टाइम रहती है, पर हमेशा नहीं रहती। हमारा टाइम जा रहा है। हाँ, 7 तत्व। मैं ये मानता हूँ कि हमें जैसे मनी माइंडेड नहीं होना चाहिए, लेकिन अपनी आजीविका के लिए मनी तो कमाना पड़ता है ना। ऐसे ही परीक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए हमें मार्क्स माइंडेड नहीं होना चाहिए, लेकिन मार्क्स भी तो चाहिए ना। इससे करेक्ट पता चलता एग्जाम्पल है कि सर। आपने कितनी मेहनत की। तो एक सामान्य आंकड़ा तो बनता ही है, एक अंदाज लगता है कि भाई इस व्यक्ति ने इतनी मेहनत की है। लेकिन वो मार्क्स ही, मैं मानता हूँ मार्क्स ही सब कुछ नहीं है। कोई कोई मार्क्स थोड़े कम आते हैं लेकिन अच्छा पढ़ाते हैं।
कोई चीज में अच्छे आ जाते हैं कि पढ़ाने में बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, लेकिन लिखने में उनने उतना अच्छा नहीं लिख पाया, तो उतने मार्क्स नहीं आए। तो मतलब ये हुआ कि वो अच्छे लेखक नहीं है, लेकिन अच्छे अध्यापक तो हैं, है ना। तो सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है, कोई दिक्कत नहीं। अपन मेहनत करें, कुल मिला के अपने को पक्का करें। चलिए ठीक है प्रवीण जी, राजश्री जी, बहुत अच्छा। अब हम अ, सर प्रवीण जी कुछ कहना चाहते हैं। प्रवीण जी को कोई ने मना नहीं किया, अनम्यूट करिए, बोलिए। ये अभी पाठ योजना आपको भेजने क्या बना के? हाँ, ये तो अच्छा सवाल, मुझे ही भेजना है। मैं आपका अध्यापक हूँ, अभ्यास कक्षा का अध्यापक। तो आपको जो भी कुछ भेजना है वो मुझे ही भेजना है, ठीक है ना। और आज गजब कर दिया है मैंने, चार्जर नहीं लाया। तो इसका मतलब ये है कि जब तक ये आप चलेगी बैटरी। चल, चलने दो अभी। जब मान लीजिए बैटरी डाउन हो जाएगी और डिस्कनेक्ट, मतलब मेरा हो जाएगा, तो आप लोग डिस्कशन करके और मीटिंग एंड जरूर करना। जो भी होस्ट बन जाएगा भाग्य से, जैसे कल खुशी जी बनी थी, है ना, शुरुआत में जब मैंने शुरू पहली मीटिंग शुरू की थी। तो आप क्या करना कि नीचे जो एंड का बटन है उसको दबाएंगे, और एवरी वन, एंड एवरी वन वाला दबा देना, जिससे कि मीटिंग एंड हो जाए। नहीं तो कल भी चलती रहेगी। ये अनलिमिटेड वाला पैक है ना, तो इसमें चलती रहती है वो। आप जब तक आप बंद नहीं करेंगे तो बंद नहीं होगी। ठीक है मरुदु जी, आप समझ गए कि नहीं। आप होस्ट बना दीजिए। अभी से नहीं बनाऊंगा, नहीं तो आप मुझे बोलने नहीं देंगे फिर। आप अपने चलिए, तो आइए आप इस पार्ट पर आते हैं। 7 तत्व। सबसे पहले तो जो हमारा फॉर्मेट है कि जो पिछले में था, सबसे पहले बोर्ड कार्य किया हमने, फिर पूर्व पाठ मूल्यांकन किया, फिर उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथन के बाद आधार परिचय। आधार परिचय यहाँ पर दिया है आचार्य समंत गृद्धपिक्ष उमास्वामी, ना, आचार्य गृद्धपिक्ष उमास्वामी आचार्य का परिचय दिया है, क्योंकि उन्हीं के ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र के आधार से यह पाठ लिखा गया है। ठीक है, तो ये परिचय आ जाएगा। उसके बाद फिर हम्म, पहली अनुवृत्ति शुरू होगी, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, ठीक, और फिर व्याख्या, इनके निर्देश वगैरह रहेंगे बराबर। जो पहले अपन ने समझा है वही बराबर, वही प्रक्रिया रहेगी। और अनुवृत्तियों में बांट लेते हैं हम, है ना। स्पष्टीकरण और विचार विश्लेषण के बाद हम जीवनोपयोगी भावासन, भावासन और जीवनोपयोगी सब विचार विश्लेषण में लेंगे। और फिर बोधगम्य प्रश्नोत्तर, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, सारांश कथन, और फिर अगली अनुवृत्ति, फिर पूरी अगली अनुवृत्ति के वही सोपान सारांश कथन तक, फिर समापन मूल्यांकन और गृह कार्य, ठीक है ना। और ऐसे फिर अगले दिन में बांट देंगे। अभी अपन इसको बांटते हैं। 7 तत्व वाला पाठ कहाँ से कहाँ तक लेना चाहिए। तो पहली अनुवृत्ति आप ले लीजिए, जहाँ वो सूत्र दिया है उसके नीचे तत्व हैं, तत्व हैं, ठीक है। इसमें तत्व की परिभाषा भी आ गई है, इसमें तत्व के कितने प्रकार हैं वही भी आ गया है। ऊपर था प्रयोजन भूत तत्व, प्रयोजन किसे कहते हैं वो भी आ गया है। प्रयोजन, प्रयोजन भूत तत्व है ना, तो प्रयोजन क्या है, तत्व क्या है, तत्व के कितने प्रकार हैं, 3 क्वेश्चन हो गए। और आप चाहें तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं, अपन देख लेते हैं क्या आगे अनुमति कैसी रहेगी। देखो, ये जीव और अजीव तत्व, इसको सेकंड में लेते हैं अभी।
तो ये जाती है यहाँ तक। वही ठीक रहेगा। तो सात तत्व के नाम तक अपन पहली अनुमिति ले लें। वहां से बाद जीव अजीव की परिभाषा आ जाएगी इसमें। और फिर सात तत्व का क्या प्रयोजन है भेद करने का। जब तत्व दो ही हैं, जीव और अजीव, तो फिर सात क्यों कहे, पांच पर्याय विशेष कहे तो क्यों कहे, वो इसमें कारण आ गया है। तो इसमें परिभाषा आपको मिल जाएगी जीव और अजीव की, जिसमें आप वस्तुनिष्ठ के टाइम में सोपान लगा पाएंगे, चार महातत्व में लगा देंगे। ठीक। इसके बाद फिर यहाँ पर, यहाँ तक गया, अगले पेज पर 12 नंबर पेज पर उनका कारक के ऊपर कैसे प्रवर्तन है आ गया। ये दो अनुमितियां खत्म हो गई। प्रवीण जी ख्याल में आ रहा है? बोलिए अनम्यूट करके। आवाज नहीं बराबर आ रही, बीच में ब्रेक ब्रेक हो रही है आवाज। ब्रेक के लिए खेद है। तो अपन कोशिश करेंगे कि क्यों आ रही है उसको ठीक करने की। ये पहली तो अब अनुमिति देखिए, कहाँ से कहाँ तक? दूसरी अनुमिति, पहले दिन की दूसरी अनुमिति हम लेंगे पेज नंबर 12 के पहला पैराग्राफ, जहाँ एंड हो रहा है, जाने बिना इनको छोड़ संबंध रूप कैसे प्रवर्तन है, यहाँ तक। ठीक है ना। और उसके बाद फिर हम संघाकार से शुरू करेंगे, और इसमें द्रव्य दृष्टि क्या है ये भी लेंगे, और भावास्त्र, द्रव्यास्त्र और भावबंध द्रव्यबंध तक लेंगे। ठीक है ना। फिर इसके बाद अगला संघाकार, लास्ट 12वें पेज पर बिल्कुल लास्ट में संघाकार प्रवचनकार है ना, से एंड तक। इसमें पुण्य पाप के बारे में बताया है कि ये बंध, आश्रय बंध के ही विशेष हैं। फिर इसमें बंध की परिभाषा, संवर, संवर की परिभाषा नहीं, बंध की तो आ चुकी है। यहाँ पर ये है, ये संवर की परिभाषा, द्रव्य संग, भाव संवर, द्रव्य संग्रह, निर्जरा, है ना। और फिर मोक्ष की परिभाषा। इस तरह से हमारी चार अनुमितियां हो जाती हैं, 2 दिन में 4 अनुमितियां, एक दिन में दो दो अनुमितियां। ठीक है, आया ख्याल में? अब हर अनुमिति के क्या मुख्य बिंदु हैं वो हमें छांटना है और उनको फिर एक्सप्लेन करना है। बाकी फॉर्मेट वही है जो हमने अभी डिस्कस कर लिया फिर से, जिसमें हमने पहले भी करके आत्मा परमात्मा को पूरा किया है। हाँ सर कविता अगर जी। 3 अनुमितियां हमको, मान लीजिए एग्जाम में आता है 3 अनुमितियां लेनी है, तो फिर हमको द्रव्य दृष्टि से लेकर आखिरी तक का एक ही सेकंड डे का बनाना पड़ेगा। नहीं, फिर अपन क्या करेंगे, ऊपर वाली थोड़ी बड़ी कर देंगे, फिर तो सब फिर जगह से द्रव्य बड़ी दृष्टि करो भी ना। चले जाएगी। हाँ तो द्रव्य दृष्टि आगे आ जाएगी। हाँ मैं यही कह रही हूँ, द्रव्य दृष्टि से स्टार्ट करेंगे, जिज्ञासु में द्रव्य दृष्टि क्या है वहां से तो लेकर एंड तक। अब जब वो उसकी बात जो करेंगे ना, उसमें अपन अपने विवेक से पहली अनुमिति भी जीवाजीव तक बढ़ा दें, फिर यहाँ से अपन आगे बढ़े। तो कुल मिला के हमारे पास उस पोर्शन में कुछ परिभाषाएं होने चाहिए, अच्छा जिसमें हम बोधगम्य प्रश्नोत्तर तो बना ही लेंगे, लेकिन वस्तुनिष्ठ पद्धति से हम वो 4 सोपान भी लगा पाएंगे, ठीक है है, ना। समझ ऐसी गई। हमारी प्रक्रिया जो है वो पूरी हो सके व्यवस्थित रूप से, इस तरह से हम सोच के अनुविधियां बांटेंगे। ठीक है ना। तो ये काम करना है हमें पहले से, इसलिए मैंने सबसे पहले आज कहा ठीक है सर। सर कि आप एक होमवर्क हमेशा के लिए रखिए कि सारे पाठों की आपको अनुविधियां बांटनी है, और उन सबके मुख्य बिंदु निकालने हैं, निशान लगा लें। और साथ में कोशिश करें कि हर बिंदु को समझाने के लिए जो आपके पास उदाहरण है वो आप उसके बगल में हिंट्स के रूप में लिख दें। तो इससे क्या होगा कि आपको कोई भी पाठ कभी भी दिया जाए, कुछ और कोई भी काम करने के लिए, कभी पढ़ाने के लिए, कभी पाठ योजना बनाने के लिए, कभी पाठ निर्देश बनाने के लिए, तो आपको हमेशा तैयारी जल्दी से हो जाएगी तैयारी। एक काम तो आपका हो ही गया कि अनुमितियां बटी हुई हैं और मुख्य बिंदु निकले हुए हैं।
तो इससे आपको बहुत फायदा होगा, और बल्कि एग्जाम्पल भी आपके लिखे हुए हैं, हिंट्स, है ना। जैसे मनुष्य की 3 अवस्थाओं का उदाहरण देंगे, वो आत्मा की 3 अवस्थाओं के लिए। इस तरह से क्या होगा कि आपको जल्दी जल्दी वो समझ में आ जाएगा। हाँ जी, ठीक है सर। ज्योत्सना जी। तो जो दूसरे दिन की पहली अनुवृत्ति है वो कहाँ से शुरू करी थी आपने? ये तो मैं कविता जी को कहता हूँ कि आपने प्रश्न किया और वो हमारी ज्योत्सना जी कंफ्यूज हो गई। मतलब उन्होंने पूछ लिया कि जब हम वो एग्जाम देंगे ना लास्ट वाला, नहीं उसमें जब नहीं, हम आप 3 वो तो अनुमतियां बांटेंगे तो कैसे करें, तो हमने उसको बड़ा बड़ा दिया, हर तो एक मैं अनुमति आप थोड़ा। कर रही थी तो मैं वो लाइन वो नहीं कर पाई कि कहाँ तक आपने डिवीजन किया है। वो हाँ, तो लास्ट अब वाली देखो, समझ आ गई बैटरी थी। बैटरी हाँ, चली जाए यदि आने पर इंडेक्शन वो इंस्ट्रक्शन आ गया है, तो कहीं चली जाए तो आप चिंता मत करना, आप यही डिस्कस कर लेना। हाँ, अभी मैं बता रहा हूँ, पहली अनुमति ली हमने वो 7 तत्व की संख्या तक, भेद तक, है ना। दूसरी अनुमति ली पहले दिन में, ये प्रश्नकर्ता कृपया करके, तो यहाँ से लेके और ये पेज 12 का पहला पैराग्राफ पूरा हो रहा है, जहाँ जाने बिना इनको छोड़ संबंध जरूर कैसे तोड़ते, और उसके बाद संख्याकार से लेके अगले संख्याकार के ऊपर तक, है ना। मतलब द्रव्यबंध है, अच्छा, कर्म रूप बंधना सो द्रव्यबंध है। ओके इसके ओके बाद फिर संख्याकार आखिरी वाला, है ना। ओके और ओके, वहां गुड से गुड, फिर बचा हुआ जितना है वो सब। ओके। स्पष्टम, बढ़िया। अब इसके बाद हम यहाँ से शुरू करते हैं, तो पहली अनुवृत्ति में पॉइंट्स निकालिए, मुख्य बिंदु, है ना। हमारी प्रक्रिया तो हो गई है, एक बार अपन ने फिर से बीच में रिवाइज करेंगे, लेकिन अभी हम हमारा टारगेट होगा विचार विश्लेषण पर विशेष चर्चा करना। मतलब जो अभी अपन ने किया, अनुवृत्ति में बांट लिया, और फिर उसके बाद मुख्य बिंदु निकाल लेंगे, और उदाहरण मैं भी अपनी तरफ से उदाहरण दूंगा आपको, फिर आप भी हिंट से लेके और सोचें, है ना, और नया उदाहरण ढूंढ सकते हैं या वही वाला दे सकते हैं। तो ये काम अपन मैक्सिमम करेंगे, और बाकी आपको बीच बीच में प्रशिक्षण निर्देशिका में से पूछता रहूंगा, और ये पुराने पाठ भी पूछते रहेंगे, है ना, और प्रक्रिया भी पूछते रहेंगे, इसके बाद क्या करना है। और आप लोग भी कर ही रहे हैं प्रैक्टिस आपस में, कभी कभी मीटिंग ज्वाइन आपस में कर लेते हैं आप, और पढ़ाते हैं एक दूसरे को, ऐसा मैंने सुना है। नहीं, कल बात हो रही थी इस तरह की कुछ, कि अपन दोपहर में जुड़ जाएंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, अच्छा, है ना। तो कभी मजाक में कहा हो तो ऐसा कर सकते हैं आप। तो इससे आपका अभ्यास और बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए पहली अनुवृत्ति है, इसमें देखिए समस्त संसार में समस्त प्राणी दुखी दिखाई देते हैं, और वे दुख से बचने का उपाय भी करते हैं, परंतु प्रयोजनभूत तत्वों की सही जानकारी एवं श्रद्धा के बिना दुख दूर होता नहीं। तो ये मुख्य बिंदु तो हो ही सकते हैं, प्रश्न में भले ही वो अपन वैसा प्रश्न नहीं बनेगा, ये परिभाषा नहीं, पारिभाषिक नहीं है, तथ्य तो है ही। प्रयोजनभूत तत्वों की सही जानकारी एवं श्रद्धा के बिना दुख दूर नहीं होता। तो मोक्ष, ये तो बिल्कुल सीधी बात कही है, वहां कोई प्रश्न नहीं किया है, वो बोला है प्रवचनकार। अब मोक्ष प्रश्न करता है कि ये प्रयोजनभूत तत्व क्या है, जिनकी जानकारी और सही श्रद्धा के बिना दुख दूर नहीं होता। तो ये तो मुख्य बिंदु वहां पहले पैराग्राफ से एक हुआ। फिर यहाँ प्रवचनकार अगला, अब यहाँ तो मोक्ष में नहीं है मुख्य बिंदु, आगे है, दुख दूर करना और सुखी होना ही सच्चा प्रयोजन है, एक बिंदु।
ठीक है, एक बिंदु मतलब तीसरा। दूसरा दूसरा प्रयोजन, सच्चा प्रयोजन क्या है, ये प्रश्न बनेगा। फिर ऐसे तत्व जिनकी सम्यक श्रद्धा और ज्ञान में ना हमारा दुख दूर ना हो सके और हम सुखी ना हो सके, उन्हें ही प्रयोजन भूत तत्व कहते हैं। ठीक है ना, ये प्रयोजन भूत तत्व की परिभाषा हुई। प्रयोजन भूत तत्व किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा ये है। ठीक है, फिर अगला बिंदु है तत्व माने वस्तु का सच्चा स्वरूप, जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है वही तत्व है। तत्व किसे कहते हैं, तो यही जो का तो लिख सकते हैं, या वस्तु का जो भाव है उसे तत्व कहते हैं। वस्तु का जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है वही तत्व है। तो जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है उसे तत्व कहते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं अपन। कहते लाने के लिए थोड़ी भाषा बदलनी पड़ेगी। ठीक है ना। अब तत्व कितने होते हैं, तत्व 7 होते हैं। 7 तत्वों के नाम बताइए। अगला अगला है ये बोधगम्य प्रश्नोत्तर ऐसे निकाले जाए। यही मुख्य बिंदु हो गए, यही बोधगम्य प्रश्नोत्तर में यूज होंगे, यही विचार विश्लेषण में यूज होंगे। फिर वस्तुनिष्ठ में एक एक को लेके हम विश्लेषित 4 सोपान के द्वारा तैयार कराएंगे। तो 7 तत्व के हो गए ये। आप चाहें तो मुख्य बिंदु में सूत्र भी ले सकते हैं। ये सूत्र भी एक बिंदु है, लेकिन नीचे दिया ही है उसका अर्थ क्या है। जीव अजीव आश्रय बन समन निद्रा और मोक्ष, 7 तत्व हैं। तो यही प्रश्न हो गया यहाँ कि तत्व कितने होते हैं। एक तत्व 7 तत्वों के नाम बताइए। ठीक है ना, ये अनुवृत्ति हो गई पहली। देखो कितने सारे क्वेश्चन हो गए। तो आप ऐसे सोचेंगे कि कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो आप निकलते जाए। अब इसमें जो प्रयोजन भूत तत्व की बात करी, पहले प्रयोजन, सच्चा प्रयोजन क्या है, दुख दूर करना और सुखी होना ही सच्चा प्रयोजन है। हमारा प्रयोजन क्या है, ये त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवन। दुख दूर करना है हम सबको और सुखी होना है, यही हमारा प्रयोजन है। ठीक है ना। तो यहाँ यही बात लिखी है, दुख दूर करना और सुखी होना ही सच्चा प्रयोजन है। और जीव दुखी क्यों